हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केयर क्लासेस। आज हम चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं, क्लास 11 फिजिक्स का। तो पहला टॉपिक हमारा मैकेनिक्स। ठीक है, देखो, फोर्सेस और मोशन की स्टडी या फोर्सेस और मोशन के बीच में रिलेशनशिप की जो स्टडी होती है उसको क्या बोलते हैं हम? मैकेनिक्स। ठीक है, फोर्सेस के बारे में या मोशन के बारे में या मोशन और फोर्सेस के बीच में रिलेशनशिप के बारे में जो स्टडी होती है उसको बोलते हैं मैकेनिक्स। मैकेनिक्स के 3 ब्रांच होते हैं, स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स। ठीक है, स्टैटिक्स में हम ऑब्जेक्ट की स्टडी करते हैं जब ऑब्जेक्ट किस में होता है? रेस्ट में। जब ऑब्जेक्ट किस में होता है? रेस्ट में। ठीक है, और काइनेमेटिक्स में हम मोशन के बारे में स्टडी करते हैं, मोशन, बट हम उसमें कॉज के बारे में बात नहीं करते। ठीक है, विदाउट कंसीडरिंग द कॉज। ठीक है, डायनामिक्स में हम मोशन के कॉज के बारे में बात करते हैं। ठीक है, मोशन क्यों हुआ। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा टाइप्स ऑफ मोशन। हमको पता है मोशन 3 प्रकार के होते हैं, ट्रांसलेटरी, रोटेशनल और ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, ट्रांसलेटरी मोशन में जो बॉडी के पार्टिकल्स होते हैं, सारे पार्टिकल्स एक फिक्स्ड लाइन में क्या करते हैं? मूव करते हैं। ठीक है, और रोटेशनल मोशन जिसमें पार्टिकल जो होते हैं बॉडी के सारे पार्टिकल रोटेट करते हैं। ठीक है, एक एक्सिस के अराउंड, जैसे रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। और ट्रांसलेटरी के लिए एग्जांपल आप देख सकते हैं बस। ठीक है, बस किस मूव करती है? स्ट्रेट। और ऑसिलेटरी मोशन वो मोशन होता है जिसमें टू एंड प्रो मोशन होता है, एक मीन पोजीशन के अलाउंड। ठीक है, मीन पोजीशन के अलाउंड क्या होता है? टू एंड प्रो मोशन, जैसे पेंडुलम करता है। ठीक है, और मीन जो फिक्स पोजीशन होती है उसको मीन पोजीशन भी बोलते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। जो नेक्स्ट टॉपिक वो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, फिर फ्रेम ऑफ रेफरेंस स्टूडेंट्स वो जगह होती है जहाँ से हम डिस्टेंस या मोशन को क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं। डिस्टेंस नापते हैं या तो मोशन को ऑब्जर्व करते हैं। जैसे एक एग्जांपल है, सपोज ये लड़का जो खड़ा है यहाँ पे, ये बॉल को जाते हुए देगा, ये बॉल आगे जा रही है सपोज। ठीक है, अब इसके हिसाब से जो इसका डिस्टेंस है, पहले x1 था, फिर x2 हो गया, फिर x3 हो गया, डिस्टेंस चेंज हो रहा है इसका। ठीक है, तो जो ये लड़के की जो पोजीशन है, ओ जो है, तो ओ क्या हो जाएगा इसके लिए? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इस लड़के के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस है क्या? ये पोजीशन ओ। ठीक है ना, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऐसी जगह होती है जहां से हम किसी भी मूविंग बॉडी का मोशन ऑब्जर्व करते हैं, या तो बॉडी के डिस्टेंस जो होते हैं उसको मेजर करते हैं। ठीक है ना, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन। मोशन को डिस्क्राइब करने की कुछ कुछ चीजें होती हैं जो मोशन को क्या करती है? डिस्क्राइब करती है। वो क्या क्या जरूरी चीजें होती हैं? वो होती है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ठीक है, अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में आपको डिफरेंस पता ही होगा। डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। ठीक है, और डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस इट कैन बी जीरो, पॉजिटिव, बट नॉट नेगेटिव। नेगेटिव कभी नहीं होता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। ये स्केलर क्वांटिटी है डिस्टेंस, और ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है, डिस्टेंस की नहीं होती। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मूविंग बॉडी। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, ठीक है, तो उसके लिए डिस्टेंस हमेशा इंक्रीज होगा। ठीक है, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिक्रीज भी हो सकता है, कांस्टेंट भी रह सकता है, और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, जैसे ये ग्राफ है, इंक्रीज हो गया, फिर डिक्रीज हो गया, नेगेटिव हो गया, फिर कांस्टेंट भी हो सकता है। ठीक है ना, बट डिस्टेंस में ऐसा नहीं है, डिस्टेंस हमेशा इंक्रीज होता जाएगा, ऐड होता जाता है। ठीक है, उसमें ना सब्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, ऐड होता जाता है। ठीक है, रुक सकता है। ठीक है, कांस्टेंट रह सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। जब बॉडी रेस्ट में रहेगी तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। ठीक है, इंक्रीज होगा, कांस्टेंट हो सकता है, लेकिन कभी भी डिक्रीज नहीं होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड का जो फॉर्मूला होता है सीधा सा, वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी का होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, स्पीड क्या होती है? इट कैन बी जीरो, पॉजिटिव, बट कैन नॉट बी नेगेटिव। वही है इसमें, क्योंकि डिस्टेंस पे बेस्ड में डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता, तो स्पीड भी नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है ना, और वेलोसिटी जीरो हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, और नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, जो स्पीड है वो स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, इसमें हम डायरेक्शन नहीं लेते, लेकिन वेलोसिटी हम डायरेक्शन देते हैं, कहाँ जा रहा है बॉडी। कोई भी बॉडी है, कोई भी, अगर कोई मैन है वो कहाँ जा रहा है, और नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी होती है वेलोसिटी। और जो स्पीड और टाइम, स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ होता है, वो क्या होता है? हमेशा इंक्रीज होता है, कांस्टेंट हो सकता है, लेकिन फिर से वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा? इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज भी, कांस्टेंट भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है ना, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी सिंपल सा है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, अब देखो एक ये छोटा सा फॉर्मूला है, इसको भी याद रख लेना। ठीक है, अगर कोई बॉडी है, s1 डिस्टेंस, वो v1 वेलोसिटी से चल रही है। ठीक है,
फिर अगली डिस्टेंस S2 वो V2 वेलोसिटी से चल रही है, फिर S3 डिस्टेंस जो अगला डिस्टेंस है वो V3 वेलोसिटी से चल रहा है कोई भी बॉडी। तो एवरेज स्पीड होगी उसकी S1 प्लस S2 प्लस S3 और अपॉन में आ जाएगा S1 अपॉन V1 प्लस S2 अपॉन V2 प्लस S3 अपॉन V3। ठीक है, ये इसी फॉर्मूले से बना है स्टूडेंट्स। टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है, तो S1 प्लस S2 प्लस S3 क्या है? टोटल डिस्टेंस। ठीक है, S1 अपॉन V1 क्यों लिया हमने? क्योंकि T1 है वो। ठीक है, टाइम टाइम 1 प्लस टाइम 2 प्लस टाइम 3 है। ठीक है, अब बढ़ते नेक्स्ट टॉपिक। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा, अगर कोई बॉडी जो है वो V1 और V2 वेलोसिटी से चल रहा है, दो इक्वल डिस्टेंस, एस डिस्टेंस वो पहले V1 स्पीड चला और अगला सेम डिस्टेंस वो V2 स्पीड से चला, तो एवरेज स्पीड हो जाएगी 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ठीक है, फिर अगला केस है कि जब बॉडी v1 स्पीड से चल रही है t1 टाइम तक, t1 टाइम के लिए बॉडी v1 स्पीड से चल रही है, फिर अगले t2 टाइम के लिए वो v2 स्पीड से चल रही है, फिर t3 टाइम के लिए v3 स्पीड से चल रही है कोई भी बॉडी। ठीक है, तो एवरेज स्पीड होगी v1 t1 प्लस v2 t1 t2 प्लस v3 t3 अपॉन t1 प्लस t2 प्लस t3। ठीक है ना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा कैलकुलस, डिफरेंशिएशन प्लस इंटीग्रेशन। कैलकुलस के अंदर आता है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन मींस होता है तोड़ना किसी भी फंक्शन को, स्प्लिट करना, और इंटीग्रेशन मतलब होता है ऐड करना। ठीक है, मतलब अगर हम किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करें फिर इंटीग्रेशन करेंगे तो दोबारा से हमें फंक्शन मिल जाएगा। पहले हम फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो स्प्लिट हो जाएगा पार्ट्स में, फिर उसके बाद उस पार्ट्स को हम इंटीग्रेट करेंगे तो दोबारा से हमें क्या मिल जाएगा? फंक्शन मिल जाएगा। ठीक है ना। तो अब देखते हैं डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूले हैं। पहले तो देखो आपको ये समझना होगा कि dy बाई dx मतलब क्या होता है। dy बाई dx मतलब होता है डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। ठीक है, तो x के अलावा कुछ भी आ गया, जैसे a आ गया या 1 आ गया, 0 2 3 कोई भी नंबर आ गया तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0 हो जाएगा। जब तक उसमें x नहीं है तब तक उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। ठीक है ना, x होना चाहिए। जैसे पहली आइडेंटिटी है हमारी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन। एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन होता है एन एक्स की पावर एन माइनस वन। ठीक है ना। और अगर देखो डी बाई डी एक्स हमें एक्स की पावर वन का निकालना है तो क्या होगा? वन आएगा आगे और एक्स की पावर वन माइनस वन होगी। ठीक है ना, वन आएगा फिर एक्स की पावर वन माइनस वन होगी, तो वन माइनस वन जीरो हो जाएगा, एक्स की पावर जीरो कितना होता है? वन। ठीक है, एक्स की पावर जीरो, एक्स की पावर जीरो क्या होता है? वन, तो वन आ जाएगा। तो हमेशा याद रखना एक्स का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट क्या होता है? वन, आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, और रूट एक्स का इसी प्रकार हमने निकाला रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है वन अपॉन टू रूट एक्स। ठीक है, इसको याद रखना, न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। तो उसके बाद है साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, टेन एक्स का स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का होता है डिफरेंशिएशन सेक एक्स टेन एक्स, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉस एक्स कॉट एक्स। ठीक है, इन तीनों का पॉजिटिव होता है साइन एक्स को टेन एक्स सेक एक्स, और इन तीनों का नेगेटिव होता है। ठीक है, ऐसे याद रखना। ठीक है, फिर है चेन रूल। एक आपको चेन रूल भी याद रखना पड़ेगा। चेन रूल क्या बोलता है कि देखो अगर हम किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ऐसा फंक्शन जिसके अंदर एक और फंक्शन है, जैसे देखो ये एग्जांपल हमने ले रखा y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। साइन एक्स तो पहले से फंक्शन था, लेकिन उसके अंदर एक और फंक्शन आ गया एक्स स्क्वायर, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x। तो इसका साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? cos x स्क्वायर। लेकिन एक्स स्क्वायर एक और फंक्शन था जो साइन के अंदर क्या था? इंक्लूड था। पहले फंक्शन f के अंदर क्या था? इंक्लूड था gx। तो gx का हम दोबारा से क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन। ठीक है, और gx क्या है यहाँ पे? एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 2x। ठीक है, तो ये आ गया हमारा आंसर 2x cos x स्क्वायर। ठीक है ना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोडक्ट रूल। अगर कोई देखो दो फंक्शन का प्रोडक्ट हमें दे रखा है, कोई फंक्शन है दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो हम पहले फंक्शन को आगे रखेंगे और दूसरे फंक्शन का क्या कर देंगे? डिफरेंशिएशन प्लस फर्स्ट सेकंड जो हमने जिसका हमने डिफरेंशिएशन करा उसको आगे रखेंगे और दूसरे का डिफरेंशिएशन कर देंगे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम प्रोडक्ट रूल। अब इसको अप्लाई करना सीखते हैं। देखो हमारे पास सपोज है y इक्वल्स टू एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस फाइव। अब हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो ये हमारा पहला फंक्शन, ये हमारा दूसरा फंक्शन। ठीक है ना, u क्या है? एक्स प्लस टू, v क्या है? एक्स प्लस फाइव। तो पहले फंक्शन को आप बाहर रख लो, फिर दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दो, प्लस जिसका हमने डिफरेंशिएशन कर रहे हैं पहली बार उसको बाहर रख दो और फिर दूसरे वाले का क्या कर दो? डिफरेंशिएशन। ठीक है ना, समझ में आया? अब देखो x का डिफरेंशिएशन मैंने आपको बताया था 1 होता है, और 5 क्या है? कांस्टेंट नंबर, तो इसका 0 हो जाता है। ठीक है, कांस्टेंट नंबर का क्या होगा? 0। जैसे यहाँ पर x प्लस टू का डिफरेंशिएशन करना तो क्या आएगा? 1 प्लस जीरो, 1 प्लस जीरो क्या होता है? 1, और x प्लस टू यहाँ पर आ जाएगा
और यहाँ पर 1 + 0 1 आएगा, 1 × x+5 तो x प्लस x कितना होगा 2x प्लस 5 + 2 कितना हो जाएगा 7, 2x + 7 हो जाएगा। ठीक है ना। तो ऐसे हमें यूज करना है क्या प्रोडक्ट रूल। ठीक है ना। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा क्वोशिएंट रूल। ठीक है। क्वोशिएंट रूल क्या कहता है कि अगर कोई भी दो फंक्शन डिवाइड में है और हमें इसको क्या करना है डिफरेंशिएट करना है सपोज। ठीक है। तो जो न्यूमरेटर है उसका डिफरेंशिएशन पहले होगा। ठीक है। क्वोशिएंट रूल ये कहता है कि अगर हम डिफरेंशिएशन करना है किसी भी फ्रैक्शन का, ठीक है, कोई भी दो फंक्शन फ्रैक्शन में है, तो सबसे पहले तो आपको डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर देना है नीचे। ठीक है ना, b का स्क्वायर हो जाएगा और जो न्यूमरेटर है उसका डिफरेंशिएशन करना है पहले, और जो डिनोमिनेटर रहेगा वो मल्टीप्लाई रहेगा, देन माइनस साइन आएगा और न्यूमरेटर को बाहर रखना है और डिनोमिनेटर का क्या कर देना है डिफरेंशिएशन। ठीक है ना। ये फॉर्मूला याद रखना, आप इसको अप्लाई करना सीखते हैं। देखो y = x+3/x+2 है सपोज, इसको डिफरेंशिएट करना है हमें। ठीक है। तो न्यूमरेटर है यहाँ पर x+3, x+3 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, x+2 बाहर आ जाएगा। ठीक है। फिर माइनस साइन आएगा, यहाँ छोटी सी मिस्टेक हो चुकी है, यहाँ माइनस साइन आएगा। ठीक है ना, यहाँ माइनस साइन आएगा फॉर्मूला के हिसाब से, और x+2 का क्या होगा डिफरेंशिएशन। ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, और जो डिनोमिनेटर का क्या हो जाता है स्क्वायर, x+2 का क्या हो गया स्क्वायर। ठीक है ना। और x+3 का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 1 + 0, 3 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, x का 1 होता है। ऐसे ही यहाँ पर x का डिफरेंशिएशन 1, 2 का 0। ठीक है। 1 + 0 × x+3 आएगा, तो इसको भी मिटा देते हैं, यहाँ पर क्या आएगा माइनस साइन। ठीक है, माइनस साइन आएगा। अब क्या होगा कि x+2 × 1 x+2 आ जाएगा और यहाँ पर रहेगा माइनस साइन, और माइनस साइन देखो x+3 से अंदर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर दोनों जगह माइनस साइन आएंगे, माइनस माइनस। ठीक है। फिर उसके बाद x+2 -x -3 हो गया, x कैंसिल हो जाएगा, 2 - 3 कितना आ जाएगा -1 आएगा। ठीक है। आंसर आएगा हमारा कितना -1/x+2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है इंटीग्रेशन। ठीक है। इंटीग्रेशन जस्ट रिवर्स होता है किसका डिफरेंशिएशन का। ठीक है, जोड़ना। और y dx मतलब होता है, अगर हम ऐसा इंटीग्रेशन का सिंबल जो होता है वो ऐसा होता है। ठीक है। इस और इंटीग्रेशन y dx मतलब होता है इंटीग्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में हम क्या कर रहे हैं इंटीग्रेशन। बाकी जो भी चीज रहेगी x के अलावा वो क्या ले लेंगे हम बाहर ले लेंगे। ठीक है, कांस्टेंट। और इसकी पहली पहली आइडेंटिटी है जो आपको बहुत आपको फायदा देगी। ठीक है, इस चैप्टर में, वो है x⁴n dx का इंटीग्रेशन। तो x⁴n dx का इंटीग्रेशन होता है x⁴n+1/n+1 c। ठीक है। यहाँ पर देखो इंटीग्रल कांस्टेंट आएगा। ठीक है, यहाँ पर इंटीग्रेशन का कांस्टेंट आएगा c। ठीक है ना। और इंटीग्रेशन कांस्टेंट इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पर देखो इस इंटीग्रेशन में अपर लिमिट नहीं है, लोअर लिमिट नहीं है। ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं हम इनडेफिनिट इंटीग्रल। ठीक है ना, इनडेफिनिट इंटीग्रल। ठीक है। और अगर देखो अपर लिमिट और लोअर लिमिट अगर हमको दे रखी है सपोज, तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे x⁴n dx का इंटीग्रेशन x⁴n+1/n+1। उसके बाद हमें अपर लिमिट रखनी पहले b⁴n+1/n+1, फिर माइनस साइन यूज करना है, फिर लोअर लिमिट रखनी है x की जगह पे। ठीक है, x की जगह पे a रख देंगे a⁴n+1/n+1। तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा dx का इंटीग्रेशन। ठीक है। अगर dx का इंटीग्रेशन करना है तो x की पावर कितनी लेंगे हम 0, x की पावर 0+1/0+1 फॉर्मूले के हिसाब से। तो 0+1 कितना हो जाएगा 1, x की पावर कितनी आ जाएगी 1, तो x आ जाएगा। तो dx का इंटीग्रेशन x होता है, dw का w, dp का p होगा, dk का k हो जाएगा, सिंपल सा। ठीक है, इसको भी याद रखना, डेरिवेशन में काम आएगा। फिर उसके बाद देखो चेन रूल है हमारे पास। चेन रूल क्या कहता है इंटीग्रेशन में कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है उसके अंदर एक और फंक्शन है, तो उस फंक्शन का पहले तो हम बाहर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन मतलब इंटीग्रेशन करेंगे, और जो अंदर फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे डिवाइड। ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर y = 2x+3 का होल स्क्वायर है हमारे पास। ठीक है, ये एक फंक्शन था x की पावर n का। ठीक है, x की पावर n का फंक्शन था ये। ठीक है, और इसके अंदर एक और फंक्शन है 2x+3। ठीक है, तो 2x+3 का होल स्क्वायर का हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे, तो आएगा 2x+3 की पावर 2+1/2+1। लेकिन 2x+3 को दोबारा से क्या करेंगे डिफरेंशिएशन, और 2x+3 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, तो 3 का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, तो आ जाएगा 2 + 0 और 2 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर कितना आएगा 2 + 1 3, 3 2 6 हो जाएगा। तो आंसर आएगा 2x+3 होल क्यूब अपॉन 6 प्लस c, जो कि है हमारा इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है,
अब बढ़ते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक में। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा cos x का इंटीग्रेशन, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन और sec x tan x का इंटीग्रेशन। ठीक है, cos x का इंटीग्रेशन आप याद रखेंगे sin x, और sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है tan x, और sec x tan x का इंटीग्रेशन sec x, और sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x प्लस c आएगा। ठीक है, और cos x स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होगा माइनस cot x प्लस c, और cosec x cot x का इंटीग्रेशन होगा माइनस cosec x प्लस c। ठीक है, इन फॉर्मूलों को आप याद रखना। और देखो स्टूडेंट्स, अगर dy बाई डी डी एक्स इक्वल टू पी है, पी यहाँ पर कोई भी कुछ भी आ सकता है क्वांटिटी, फिर आपको क्या करना है, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आएगा dy इक्वल टू पी डी एक्स। दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको मैंने बताया था डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या होता है, डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है x। ठीक है, डी डब्ल्यू का डब्ल्यू होता है, डी बी का इंटीग्रेशन क्या होगा, p होगा। ऐसे डी वाई का इंटीग्रेशन क्या होगा, y हो जाएगा। ठीक है, y इक्वल टू क्या आ जाएगा, p इंटू डी एक्स। ठीक है, यहाँ p कुछ भी हो सकता है, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी या डिस्टेंस। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा यूज ऑफ कैलकुलस। ठीक है, जो हमने अभी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पढ़ा उसका यूज कहाँ कहाँ है। ठीक है, अब देखो dx बाई dt, अभी हमने पढ़ा था कि dy बाई dx, अगर dx बाई dt मतलब क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या फिर डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, x कैसे चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, और इसको क्या बोलते हैं हम, वेलोसिटी। तो dx अपॉन dt क्या आ जाएगा हमारा, v वेलोसिटी। ठीक है, और एक्सेलरेशन क्या होगा फिर इस हिसाब से, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, मतलब dv बाय dt। ठीक है, और अगर आप देखो स्टूडेंट्स, dv बाय dt इक्वल्स टू a को आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आएगा a dt इक्वल्स टू dv, और दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दोगे तो dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, v। ठीक है, तो वेलोसिटी आपको मिल जाएगी a का एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन करके विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, एक्सेलरेशन की सपोज ऐसे वैल्यू दे रखी होगी टी स्क्वायर प्लस टी समथिंग। ठीक है, ऐसे वैल्यू, इस वैल्यू को आपको यहाँ पुट कर देना और इंटीग्रेशन कर देना है, और इंटीग्रेशन कांस्टेंट के साथ आपको वेलोसिटी की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है ना, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा एक्सेलरेशन का एक और फॉर्मूला होगा। ठीक है, एक्सेलरेशन इक्वल्स क्या होता है, डी बाई डी टी। अब डी एक्स बाई डी एक्स। ठीक है, डी एक्स से मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी करना है। ठीक है, और डी एक्स बाई डी टी क्या होता है, डी एक्स और डी टी को एक साथ ले लो, डी एक्स बाई डी टी होता है हमारा क्या, वेलोसिटी। ठीक है, तो v dv बाई dx हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले को भी याद रखना आप, इसको हमने यूज करना है इक्वेशन थर्ड ड्राइव करने के लिए। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन जो होती है थर्ड इक्वेशन, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, इसको ड्राइव करने के काम आएगा यह फॉर्मूला। ठीक है ना, फिर उसके बाद एक फॉर्मूला और है स्टूडेंट्स, अगर देखो a इक्वल्स टू वी डी वी अपॉन डी एक्स है, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा हमारे पास a डी एक्स इक्वल्स टू वी डी वी, और दोनों तरफ अगर हम इंटीग्रेट कर दें, ठीक है, तो हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा एक्स की पावर एन डी एक्स का। ठीक है, एक्स की पावर एन डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। ठीक है ना, एन प्लस वन आएगा प्लस सी। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें यूज करना है। तो v की पावर कितनी है यहाँ पर, वन, तो आ जाएगा v की पावर वन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ a dx। ठीक है, और वन प्लस वन कितना जाएगा, टू, तो v स्क्वायर अपॉन टू आ जाएगा इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ a dx। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर, और यहाँ पर इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी आएगा, उसकी वैल्यू हम निकालनी होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम v वेलोसिटी निकाल सकते हैं जब एक्सेलरेशन किसकी टर्म्स में दिया होगा, डिस्प्लेसमेंट की, लाइक a इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इस टर्म्स में अगर देखा तो वेलोसिटी निकालने के लिए ज्यादा फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, v स्क्वायर अपॉन टू इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ a dx प्लस c। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड लीनियर मोशन। अगर यूनिफॉर्म मोशन है स्टूडेंट, तब हम ये तीनों इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं, v इक्वल्स टू u प्लस at, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू as। और स्टूडेंट्स इसके डेरिवेशन भी है, अगर आपको इसके डेरिवेशन करने होंगे कमेंट सेक्शन में आप लिख देना। ठीक है, और इसके डेरिवेशन, इसको ड्राइव करने के तीन मेथड है स्टूडेंट्स। पहला है कैलकुलस मेथड, दूसरा है ग्राफिकल मेथड, और तीसरा है मैथमेटिकल मेथड। ठीक है, ज्यादातर कैलकुलस मेथड ही आता है पेपर में। ठीक है, 11th क्लास सीबीएसई बोर्ड में। ठीक है ना, तो इसको आप कर लेना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, अगर हमने बॉडी को फ्री की फॉलिंग बॉडी है तो उसमें ग्रेविटी लगेगी। ठीक है, अगर हम ग्रेविटी को भी कंसिडर करें तो अगर हम बॉडी को ऊपर फेंकते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि एक टाइम ऐसा आता है जब बॉडी क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, तो वहां पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी लेनी है हमें, जीरो लेनी है किसमें, अपवर्ड मोशन के लिए। और एक्सेलरेशन क्या लेना है, नेगेटिव में, क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे रखता है और वेलोसिटी मोशन की तरह ऊपर। तो अपवर्ड मोशन के लिए एक्सेलरेशन कितना लेना, माइनस जी। ठीक है, और एस होगा हमारा डिस्टेंस, क्या लेना है हमें, यहाँ पे हमें हाइट लेनी है, डिस्टेंस। ठीक है,
कितनी हाइट उसने ट्रैवल करी, और वेलोसिटी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, 0। तो ये जो थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन थी हमारी, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ए की जगह माइनस जी रख देना है, ठीक है ना। तो आ जाएगी हमारे पास v इक्वल्स टू यू माइनस जी टी, और यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर आ जाएगा, और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस 2gh, ठीक है। और जी की वैल्यू स्टूडेंट्स अगर अगर दे नहीं रखी है आपको क्वेश्चन में, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेनी है, ठीक है। अगर दे रखी होगी तो 10 लेनी है, अगर 10 दे रखी होगी तो 10 ले लेनी है, ठीक है। अगर नहीं दे रखी तो 9.8 आपको लेनी पड़ेगी, ठीक है। और अगर स्टूडेंट्स अगर डाउनवर्ड मोशन होता है, आपको पता है कि अभी अभी बॉडी जब ऊपर गई थी तो वेलोसिटी कितनी हो गई थी, 0। तो यहाँ पर वो 0 वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0, जब डाउनवर्ड मोशन होगा, ठीक है। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी जी नीचे लगता है, जी। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव, प्लस जी, ठीक है। प्लस जी में माइनस जी की जगह प्लस जी रख देना, तो आपको इक्वेशन मिल जाएगी v इक्वल्स टू यू प्लस जी टी, और h इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू प्लस 2gh, ठीक है। और एक छोटी सी थिंग भी आप चीज भी याद रखना कि 1 किलोमीटर आवर को मीटर पर सेकंड में आपको कन्वर्ट करना है, तो 5/18 से क्या कर देना, मल्टीप्लाई, ठीक है। और स्टूडेंट अगर कोई गाड़ी है या बॉडी है, कोई वो ब्रेक मार रही है, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0। और अगर बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो रही है तो यू क्या होगा, 0, ठीक है। यू कब 0 होगा, वी कब 0 होगा, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा रिलेटिव वेलोसिटी का। सपोज दो बॉडी है स्टूडेंट्स, ए बॉडी और बी बॉडी, ये एक ही डायरेक्शन में चल रही है, ठीक है। अगर हमें रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है ए विद रिस्पेक्ट टू बी, या फिर बी विद रिस्पेक्ट टू ए, बी की वेलोसिटी निकालनी है हमें ए के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, माइनस, अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो अगर डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं, सपोज अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो प्लस हो जाएगी रिलेटिव वेलोसिटी, कैसे निकलती है, प्लस हो जाएगी, ऐड हो जाएगी दोनों, क्योंकि वेलोसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं, तो दोनों की वेलोसिटी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट इन एन सेकंड, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स, एस एन अगर आप पूछेंगे तो एस एन मतलब होगा कि डिस्टेंस ट्रेवल इन एन सेकंड्स, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल इन एन एन सेकंड्स, ठीक है। ये होगा डिस्टेंस ट्रेवल इन एन सेकंड्स। और डिस्टेंस ट्रेवल इन एन माइनस 1 सेकंड कितना होगा, ये अगर हमें nth सेकंड में निकालना है, nth सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ था खाली nth सेकंड में, तो हम क्या करेंगे, Sn से Sn माइनस 1 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। Snth जो होगा वो क्या होगा, Sn से हम Sn माइनस 1 क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमें मिल जाएगा Sn, ठीक है। और Sn का फॉर्मूला ड्राइव करके स्टूडेंट्स, इससे ड्राइव, इसका डेरिवेशन है स्टूडेंट्स, तो आप कर लेना। और इसका ड्राइव करके जो फॉर्मूला बनता है वो आता है Sn इक्वल टू यू प्लस a/2 2n माइनस 1, ठीक है। और स्टूडेंट्स ये बस यूनिफॉर्म मोशन के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं इसको, ठीक है। ये फॉर्मूला यूनिफॉर्म मोशन में ही अप्लाई होता है, ठीक है ना। अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो नहीं कर सकते अप्लाई, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, ठीक है। हमें अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना है तो हमें ग्राफ के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जो ग्राफ है हमारे, पहला ग्राफ है हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, आपको पता है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इधर ऊपर हमें डिस्टेंस लेना है, ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस और यहाँ टाइम, ठीक है। अब देखो सपोज ओ से ए की तरफ ग्राफ बना, इसका डिस्टेंस इंक्रीज हुआ, ठीक है। तो हम स्लोप कैसे निकालेंगे, स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, tan थीटा, tan थीटा इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर, डिस्टेंस, और बेस क्या है, टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या हो जाएगा, वेलोसिटी या स्पीड, ठीक है। तो डिस्टेंस टाइम में आपका जो स्लोप देता है वो हमें क्या देता है, स्पीड और वेलोसिटी, ठीक है। और स्लोप निकालने का एक फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, जो ये वाई कोऑर्डिनेट है या जो सेकंड कोऑर्डिनेट है उसको हमने सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जो है हमारा वो है, देखो जब अगर थीटा जो है, अभी हमने पढ़ा है कि जो स्लोप होता है वो कितना होता है, tan थीटा, ठीक है। हो सकता है ये एंगल 90 से बड़ा हो, 90 से छोटा हो, ठीक है। जैसे सपोज इस केस में ये कर्व ऐसा है, ठीक है। और टेंजेंट अगर हम इसमें ड्रॉ करें तो टेंजेंट ऐसे बनाएंगे हम। टेंजेंट क्या होता है, पासिंग लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट ऑफ द कर्व, ठीक है। और इसका जो एंगल है वो क्या है, 90 से छोटा है, ठीक है। 90 से अगर छोटा होगा तो tan थीटा क्या होता है, पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, क्योंकि वेलोसिटी इक्वल्स टू tan थीटा ही होता है ना, ठीक है ना। उसके बाद अगर ऐसा कुछ कर्व आ गया हमारे पास, तो इसका जो टेंजेंट है वो देख लो आप ऐसा बन रहा है, और थीटा इधर को, थीटा हमेशा देखो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में लेना है आपको, ठीक है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। थीटा हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन से ही बनाना, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने इधर से बना दिया।
तो थीटा जो है यहाँ पे 90 से बड़ा है, तो थीटा अगर 90 से बड़ा होगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में चल जाएगा, और टेन थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव। तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, नेगेटिव। ठीक है ना। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट ग्राफ में, जो है हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो टेन थीटा से रिप्रेजेंट होता है, और इसका स्लोप आता है एक्सेलरेशन देता है हमें। ठीक है। और इसका स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है v2 माइनस वी वन अपॉन t2 माइनस t1 हो जाएगा। ठीक है। कोऑर्डिनेट्स को आप सब्ट्रैक्ट करके भी स्लोप निकाल सकते हैं, या टेन थीटा से, या एक्सेलरेशन दिया है तो वो स्लोप होगा। ठीक है ना। और देखो अगर स्टूडेंट्स थीटा सेम कंडीशन है, अगर थीटा 90 से छोटा है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, अगर थीटा ग्रेटर है 90 से तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और अगर ऐसे कुछ ग्राफ बना आपका, तो कॉनकेव अपवर्ड तो एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव। और अगर कॉनकेव डाउनवर्ड तो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन नेगेटिव। ठीक है ना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अगर एरिया ऑफ वीटी ग्राफ जो होता है हमारा, अगर वीटी ग्राफ हमें दे रखा है ऐसे इस प्रकार, ठीक है, और हमें अगर हम एरिया निकालेंगे तो वो देगा हमें टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी। ठीक है। अब देखो ये क्या है, ओ ए बी एक ट्राइंगल है। ठीक है। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। फिर उसके बाद क्या है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ए बी इंटू ए सी हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर स्टूडेंट्स ये जो एक्स एक्सिस से नीचे अगर ग्राफ जा रहा है तो उसका जो एरिया होगा उसको हमें नेगेटिव लेना है। ठीक है ना। तो ये आ जाएगा हमारे पास टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय बॉडी बाय एरिया ऑफ वीटी ग्राफ। ठीक है ना। अब स्टूडेंट्स अगर सपोज ऐसा क्वेश्चन आ गया कि ड्रॉ एक्स टी ग्राफ फॉर बॉडी इन रेस्ट, अगर बॉडी रेस्ट में है तो उसके लिए एक्स टी ग्राफ कैसे बनेगा। ठीक है। अगर बॉडी रेस्ट में है तो स्टूडेंट्स जो उसका डिस्टेंस होगा वो सेम मतलब कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा ना। अगर बॉडी कभी भी, ये सपोज ये कोई बॉडी है, ऑब्जर्वर है, और यहाँ पर ये बॉडी जो मूव नहीं कर रही है, अगर 20 मीटर का डिस्टेंस है तो 20 मीटर ही रहेगा। यहाँ पर 20 मीटर है तो 20 मीटर ही रहेगा हर पॉइंट में, यहाँ पर 20 रहेगा, यहाँ पर 20, तो स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है ना। और अगर बॉडी मूव कर रही कांस्टेंट स्पीड से तो स्ट्रेट लाइन बनेगी, जो स्लोप होगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट। यहाँ पर भी थीटा, यहाँ पर भी थीटा। ठीक है। स्लोप क्या रहेगा, कांस्टेंट। सेम एंगल से जो लाइन है वो चलती रहेगी। ठीक है ना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा वीटी ग्राफ। अगर हमें बनाना है वीटी ग्राफ बॉडी एट रेस्ट के लिए, बॉडी अगर रेस्ट में है, तो बॉडी अगर रेस्ट में है तो उसकी स्पीड क्या होगी, जीरो होगी। तो वी क्या लेंगे हम यहाँ पर, जीरो। ठीक है। जीरो से यहाँ से हम डार्क डार्क कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारा वीटी ग्राफ फॉर बॉडी एट रेस्ट। ठीक है। अगर बॉडी मूव कर रही है विद कांस्टेंट स्पीड, तो उसकी स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहने वाली, वी वन है सपोज की वेलोसिटी, तो वी वन ही रहेगी हर पॉइंट में, तो ऐसी लाइन बनेगी सीधा। ठीक है। और बॉल थ्रोन अपवर्ड, अगर बॉल को हमने ऊपर फेंका, हमें पता है सबसे पहले जब जब वो ग्राउंड में रहती है तो उसकी स्पीड मैक्सिमम रहती है। ठीक है। तो जैसे ही ऊपर फेंकते हैं तो वेलोसिटी क्या होती है, डिक्रीज। और एक टाइम ऐसा आता है जब वेलोसिटी जीरो हो जाती है, तो वो टाइम ये है। ठीक है। पहले वेलोसिटी क्या हो रही है, पहले हाईएस्ट थी, ठीक है, ग्राउंड में, फिर डिक्रीज हो रही है। ठीक है। वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज। एक टाइम ऐसा आ रहा है जब वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो। जीरो हो गई, फिर उसके बाद बॉल नीचे आना शुरू करेगी, जब नीचे आना शुरू करेगी तो एक्सेलरेशन फेवर में होगा उसकी बॉल के, और क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो जाएगा, और स्पीड क्या होने लग जाएगी, इंक्रीज। ठीक है। तो हमने ऐसे दर्शाया है इसको, ये बनेगा वीटी ग्राफ फॉर बॉडी थ्रोन अपवर्ड। ठीक है। फिर है स्लोप ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिव्स जर्क। ठीक है। एक एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ जो होता है उसका जो स्लोप होता है वो क्या देता है हमें, जर्क। ठीक है ना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखो अब हम माइंड मैप पढ़ लेते हैं इसका, इंपॉर्टेंट टॉपिक फार्मूले। ठीक है। देखो एक पहला फार्मूला था हमारे इस चैप्टर में एवरेज वेलोसिटी का, जो है v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ठीक है। अगर दो डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंसेस, अगर बॉडी v1 स्पीड और v2 उसमें से चलती है तो उसकी एवरेज स्पीड होगी v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ठीक है ना। फिर nth सेकंड का जो डिस्प्लेसमेंट होता है, nth सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो निकालने का फार्मूला होता है u प्लस a बाई टू टू n माइनस वन। u यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है, n क्या है, nth सेकंड, सिक्स हो सकता है, फिफ्थ हो सकता है, या फिर क्वेश्चन में दे रखा हो। ठीक है। और इसका डेरिवेशन आपको कर लेना है। ठीक है, पेपर में 11th क्लास में। और उसके बाद हमारे पास आती है तीन इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है। इसका आपको कैलकुलस मेथड से डेरिवेशन पढ़ लेना, ये पक्का आएगा। ठीक है। कैलकुलस मेथड से आते जाता है, एक इक्वेशन एक ही आएगी। ठीक है, तीनों नहीं आएगी, कोई भी एक ड्राइव करनी होगी आपको कैलकुलस मेथड से। ठीक है। फिर आपको ग्राफ पढ़ लेने ढंग से, एक्स टी ग्राफ, वी टी ग्राफ। एक्स टी ग्राफ का स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी। वी टी ग्राफ का स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन। और वी टी ग्राफ का एरिया क्या देता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसको याद रखना, ऐसी इससे रिलेटेड आएगा क्वेश्चन। ठीक है। और रिलेटिव वेलोसिटी से क्वेश्चन आता है वी ए बी, अगर हमें निकालनी है ए वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन है दोनों की, ए और बी की, तो माइनस हो जाएगा। ठीक है। अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो क्या हो जाएंगी, रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ठीक है ना।
और कैलकुलस में आपको दो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है आपकी 11th क्लास के लिए, जो है डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, और एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन होता है एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। ठीक है, ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू आपको निकालना सिखाएंगे अगर हम न्यूमेरिकल करेंगे इस दिन। ठीक है, देखो इस अगर स्टूडेंट आपको कोई भी दिक्कत हो, आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए पीडीएफ में तो डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर लेना फटाफट। ठीक है ना, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, गुड बाय, टेक केयर।